हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे कि हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से लिंक होता है, किसी सरफेस से, और किसी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, पास हो रही है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किसी सरफेस से, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास हो रही होंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और आज के इस लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड 5 अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। और फिर बीच में जो रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोस। टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होगी और गोस है सीजीएस यूनिट, तो इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। और देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर और सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। इस रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। तो कुल मिला के आज का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानते हो ना, कुछ वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसको डिनोट करेंगे फाई से। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सरफेस से फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है? फाई। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स measures number of magnetic field lines पासिंग लिख दो या क्रॉसिंग। ठीक है, पासिंग थ्रू दैट सरफेस। डिनोट किससे करते हैं? फाई से। ठीक है, अब देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया गया, सवाल तो ये है ना। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है जनरल, इट में भी यूनिफॉर्म, इट में भी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये। ठीक है ना। और देखो, मान लो मैंने ये एक सरफेस ले लिया। ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा पूरे सरफेस से, वो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखो, जब कोई भी सरफेस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो हम क्या मानते हैं? उस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा, जिसका सरफेस एरिया वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, और एरिया वेक्टर ऐसे होता है डीए। एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया इस सरफेस का, इसका एरिया क्या? वेरी स्मॉल डी है। तो एरिया वेक्टर उस सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और मान लो इस छोटे से एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है? बी। वैसे तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये एलिमेंट बहुत छोटा सा है, तो इस छोटे से एलिमेंट में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। ऐसा मान सकते हैं बी। मान लो कुछ ऐसे करके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। इस छोटे से एलिमेंट में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बी। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? वेरी स्मॉल, डी फाई। और इसको कैसे डिफाइन किया गया? बी डॉट डी ए। बस इसको याद रख लो, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना।
अब मेरे को तो इस पूरे सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो निकालना है। तो दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट। ठीक है, तो इस पूरे सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, फाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा। अब देखो ये तो एक तरह से जनरल है। क्या है, जनरल। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपको निकालना होगा किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, और अगर वो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, मतलब इंटीग्रेशन का यूज होगा कहीं ना कहीं पक्का। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो कोई सरफेस और उस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, अब वो देखो। यूजुअली ये जो फॉर्मूला ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये कब यूज होगा, जब कोई भी सरफेस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कोई फ्लैट सरफेस हो, कोई भी फ्लैट सरफेस है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो। बस बी डॉट ए कर देना, ए एरिया वेक्टर होता है आपको पता है। ठीक है, बी वो जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है ना, या इसको क्या लिखोगे, बी ए कोस थीटा, और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है ना, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब ये कैसे, देखो मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और कुछ ऐसे करके एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वो बी, और फ्लैट सरफेस, इसका एरिया है ए, ठीक है, फ्लैट सरफेस का, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल मान लो यहाँ पे कितना है, थीटा। तो ये जो फ्लैट सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस फ्लैट सरफेस से टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, बी ए कोस थीटा कर देना आपको, या बी डॉट ए। ठीक है, अब देखो ये जो सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कितना लिंक होगा, फाई मतलब मिनिमम हो। देखो मान लो ये ऐसे हो फ्लैट सरफेस जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो देखो इस फ्लैट सरफेस से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, नहीं, ऊपर से निकल जा रही है और इसके नीचे से। ठीक है ना, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो ही नहीं रही, तो फाई कितना आना चाहिए, 0, और 0 आएगा भी इस फॉर्मूले से, कोस 90 0 ना, तो फाई कितना आ गया, 0। और फाई मैक्सिमम कब होगा, देखो मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बी, और मेरा फ्लैट सरफेस ऐसे है, एरिया कितना ए, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो बी और ए में एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आएगा, बी ए कोस 0 मतलब बी ए और मैक्सिमम। ठीक है ना, इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इस केस में फ्लक्स मिनिमम 0।
तो देखो ये केस कौन सा है, अगर आपको विजुअलाइज करना हो, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और ये केस देखो जब फ्लक्स मिनिमम होगा 0, ऐसे हो मेरा फ्लैट सरफेस, तो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जा रही है और नीचे से इससे क्रॉस नहीं हो रही ना। अब मैक्सिमम कब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जब ये फ्लैट सरफेस ऐसे हो जाए, तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है ना। और फ्लक्स कितना बी है, थीटा कितना होगा 0 हो गया ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना हर फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे कि एक्सेलरेशन का क्या होता है L1t-2, ठीक है। और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स का क्या होता है M1L1t-2, ठीक है ना। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता होगा, क्या होता है वो देखो। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट होती है उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, तो देखो फाई क्या होता है B इंटू में A, ठीक है ना। और F क्या होता है QVB, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या हो 90 डिग्री, ठीक है ना, यही होता है ना मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब एक चीज देखो, यहां से B क्या आ गई F/QV, है ना। तो फाई क्या बन गया B इंटू में A, मतलब F/QV इंटू में A, सही है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स का क्या होता है M1L1t-2, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 बाय में चार्ज का 80, ठीक है ना, मतलब A1T1, और V वेलोसिटी का क्या होता है L1t-1। तो देख लो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या आ गया, M में तो 1 ही है, M1। L में देखो 1 + 2 3, 3 - 1 2, है ना। तो L2, M हो गया L हो गया। T देखो T-2 और 1 - 1 0 हो गया ये, तो T कितना आ गया -2, MLT हो चुका है, क्या बचा हुआ है A, और A-1, ठीक है ना। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, सही है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आ जाओ यूनिट्स पे। तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है टेस्ला, और CG यूनिट गॉस। तो रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस वो क्या होता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाओ, क्योंकि इसका पता होना चाहिए तभी आप मैग्नेटिक फ्लक्स पे आओगे, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, F = QV होता है, सही बात है। B कितना आ गया F/QV, सही बात है। अब देखो F = QVB मैग्नेटिक फोर्स है ना, व्हेन चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव कर रहा है, तो व्हेन चार्ज मूविंग
तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है 1 EMU, मतलब EMU सीजीएस यूनिट होती है, और एसआई यूनिट तो कूलाम भी होती है। तो 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम, ठीक है, ये होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना हम इसको। जब चार्ज मूव कर रहा हो तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होगी EMU, एसआई तो कूलाम भी रहेगी। तो ये रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है और सीजीएस यूनिट गॉस, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है, कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मच गॉस। तो देखो 1 टेस्ला क्या लिखा जाएगा, 1 न्यूटन बाय में 1 कूलाम्ब बाय में 1 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही लिखा जाएगा। और 1 गॉस को क्या लिखोगे, जैसे 1 टेस्ला ये है, 1 गॉस क्या हो जाएगा। तो देखो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो 1 गॉस क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 डाइन क्या हो जाएगा 1 डाइन बाय में 1। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है जब वो चार्ज मूव कर रहा हो, EMU, ठीक है ना। और मीटर की सेंटीमीटर, सेकंड की तो सेकंड ही होती है। तो 1 न्यूटन को क्या लिखोगे 10 की पावर 5 डाइन। 1 कूलाम्ब क्या हो जाएगा 1/10 EMU, ठीक है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और ये तो है ही। अब एक चीज देखो, ये क्या आ गया 10 दाई 100 कट गया ना ये, तो ये 10 बच गया। तो 1 टेस्ला क्या आ गया, 5 में से गया 4, 10 की पावर 4 डाइन बाय में EMU सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये क्या चीज़ होती है डाइन बाय EMU सेंटीमीटर पर सेकंड, गॉस होता है ना। तो 1 टेस्ला क्या होगा 10 की पावर 4 गॉस, ठीक है। तो ये रिलेशन देखो हमने निकाल लिया बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की ही सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। अब आ जाओ रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। वेबर किसकी यूनिट होती है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट, और मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स की ही सीजीएस यूनिट, ठीक है। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो वेबर बोल दो या WB, ये क्या है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और मैक्सवेल सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखो फाई क्या होता है, फाई B इंटू में A। तो 1 वेबर वो क्या हो जाएगा 1 टेस्ला इंटू में 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 टेस्ला को आप 1 वेबर बाय में मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर
बाय में मीटर स्क्वायर। अब रिलेशन है वेबर और मैक्सवेल के बीच में कि भाई 1 वेबर कितना मैक्सवेल होता है। तो फाई इज इक्वल टू बी है, तो 1 वेबर को क्या लिखोगे 1 टेस्ला इंटू में 1 मीटर स्क्वायर एसआई में, और 1 मैक्सवेल को क्या लिखोगे सीजीएस में आओ। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या गॉस है ना, तो 1 गॉस एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो 1 वेबर कितना हो गया, 1 टेस्ला कितना 10 की पावर 4 गॉस इंटू में 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 वेबर कितना आ गया 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है 1 मैक्सवेल ही तो है, तो 1 वेबर कितना हो गया 10 की पावर 8 मैक्सवेल। तो आपका एग्जाम में ये रिलेशन भी आ सकता है कि 1 वेबर इज इक्वल टू हाउ मच मैक्सवेल, जो कि 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो इसको आपको ऐसे निकालना होगा, ठीक है। मैक्सवेल सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और वेबर एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की ही, ठीक है। अब देखो कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो ना, उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है हमेशा 0। मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, इससे हमेशा 0 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक मिलेगा, ठीक है। 0 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड। मतलब इंटीग्रेशन B डॉट DA, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना, तो ये सर्कल का साइन लगा दो। तो क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। कितना लिंक होता है 0। अब इसका ये तो हमने देख लिया कि भाई ऐसा होता है, लेकिन इसका प्रूफ देखो। मान लो ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, किसी भी शेप का हो सकता है ये क्लोज सरफेस। इसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट रख दिया, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। बार मैग्नेट इसके अंदर रख दिया, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है ना, ठीक है ना। तो एक चीज देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लीव कर रही है इस सरफेस को, लेकिन यहाँ पे एंटर भी तो कर जा रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीव कर रही है, यही वाली एंटर भी कर जा रही है। तो जितनी लीव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी एंटर भी कर जा रही है। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस क्लोज सरफेस से 0 हो गया ना प्रूफ। अब कोई ऐसे सोचेगा कि इस क्लोज सरफेस से अगर बाहर रखा हुआ हो ये जो मेरा बार मैग्नेट है और ये क्लोज सरफेस है, तो इस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स 0 लिंक होगा इससे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी ना बार मैग्नेट की, तो देखो यहाँ पे ये एंटर करी, यहाँ से लीव कर गई। ये वाली फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर करी, यहाँ से लीव कर गई। तो जितनी एंटर कर रही है उतनी लीव भी कर रही है। तो नेट फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस कितना होगा 0। अगर क्लोज सरफेस मतलब अगर सरफेस क्लोज्ड है तो उससे हमेशा 0 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना।
तो देखो इससे एक चीज याद आई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, डी ए बोल दो या डी एस, ये क्या होता था, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्यू इन बाय में एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस बाय में एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या होता था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बी डॉट डी ए क्लोज सरफेस, ये जीरो होता है हमेशा, ठीक है ना, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग ए क्लोज सरफेस ऑलवेज जीरो। तो ये क्या एक तरह से गॉस लॉ ही है, लेकिन ये किस में है, इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। वो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व करोगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कितनी, बी नॉट टी, ठीक है। बी नॉट इज समथिंग डायमेंशनल कांस्टेंट और टी क्या, टाइम। व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये है, मतलब टाइम के साथ बढ़ रही है ना। और ये एक सरफेस है सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कल, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का। तो पूछा क्या गया है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा विद दिस सर्कल, विद दिस सर्कुलर एरिया। एक तो ये पूछा गया, मान लो ये इसका सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, एट टी इज इक्वल टू टी, मतलब एट एनी इंस्टेंट कितना फ्लक्स लिंक होगा विद दिस सर्कुलर एरिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नोट टी, हर जगह हम बी नोट टी, टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या हर जगह है, बी नोट टी, डाउनवर्ड है ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे देखो इस सर्कुलर एरिया में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और कितना, बी नोट टी। तो एक तरह से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ ना, मतलब इस सर्कुलर एरिया के हर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, और टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे वो बी नोट टी है। हाँ, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस सर्कुलर सरफेस के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और बी नोट टी। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ ना सर्कुलर सरफेस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सर्कुलर सरफेस, वो भी क्या लेना होगा, डाउनवर्ड ऑब्वियसली। तो बी ए कोस थीटा अप्लाई कर दो, बी ए कोस थीटा, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और बी बी नोट टी, और थीटा 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 आ गया ना, तो फ्लक्स कितना आ गया, बी ए कोस 0 1, तो बी कितना, बी नोट टी, ए पाई आर स्क्वायर,
तो कितना आ गया ये बी नोट पाई आर स्क्वायर है ना, बी नोट पाई आर स्क्वायर इंटू में टी, टाइम सेकंड में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आओ, t इक्वल टू 2 सेकंड पे और निकाल लो मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो एट एनी इंस्टेंट t है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, t को 2 पुट कर दो, तो 2 बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दो आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट का ये, सेकंड पार्ट का वो, ठीक है ना। अब आ जाओ सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखो ये देखेंगे कि क्या क्या वैरायटी हो सकती है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये एरिया मेरा देखो ये वाला रेक्टेंगुलर एरिया या सरफेस, ए लेंथ है और बी क्या है, ब्रेड्थ है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में। और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस वाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड बार की तरफ, ठीक है। और कितनी, बी नॉट प्लस बी वन एक्स, मतलब वेक्टर फॉर्म में बी नॉट प्लस बी वन एक्स के कैप, के कैप प्लस के कैप ना, प्लस के कैप। इस रीजन की बात करेंगे ना, सरफेस तो ये है, इस सरफेस में x 0 या 0 से ज़्यादा ना, तो जब x 0 या 0 से ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो के प्लस के कैप ही आएगी ना। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब प्लस के कैप है ना। एक्स कोऑर्डिनेट है, बी नोट और बी वन ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब देखो इस तरफ जब आप जाओगे तो एक्स बढ़ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लेकिन वो बढ़ती जाएगी। तो इस रेक्टेंगुलर सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं, क्योंकि इस तरफ जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इनफैक्ट बढ़ रही है ना, एक्स बढ़ने से बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो सबसे पहली बात, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप बी डॉट ए तो अप्लाई कर नहीं सकते, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, वो तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं यूज होना ही होना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इस न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करोगे, यहां से x डिस्टेंस दूर जाओगे, और dx थिकनेस की एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानोगे ना, dx वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, d फाई वेरी स्मॉल होगा, है ना। तो कैसे निकालोगे, बी डॉट डी ए से इस रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया क्या आएगा, बी डी एक्स, है ना। और ये जो डी ए वैक्टर आएगा बी डी एक्स, ये आउटवर्ड ही लेना होगा, और यहाँ पे इस स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड, बी नोट प्लस बी वन एक्स, तो बी डॉट डी ए कर दो, बी क्या, बी नोट प्लस बी वन एक्स, मतलब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड, और डी ए वेक्टर स्ट्रिप का एरिया कितना, बी डी एक्स, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और बी और डी ए में एंगल कितना, 0,
मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और डी ए वेक्टर भी ऐसे है ना, तो cos 0 1। मेरे को तो इस पूरी रेक्टेंगुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो निकालना है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट। ठीक है, बी इंटीग्रेशन B0 प्लस B1x dx, x कहाँ से कहाँ होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप मैं पूरे रेक्टेंगुलर सरफेस को कवर करवाना चाहता हूँ। तो ये जब स्ट्रिप यहाँ पे आएगी तो x0 होगा, ये स्ट्रिप चलती चलती यहाँ पहुँचेगी, तो देखो पूरा सरफेस कवर हो गया रेक्टेंगुलर। तो जब यहाँ पे पहुँचेगी रेक्टेंगुलर ये जो स्ट्रिप है, तो x कितना हो जाएगा, a। तो x0 से a है ना, यहाँ से आंसर आ जाएगा बस। अब इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, B0x प्लस B1x²/2 0 से a, तो फाई देखो कितना आ गया, स्मॉल b, x को ये पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, B0a प्लस B1a²/2 और माइनस लोअर लिमिट x 0 0 0 हो जाएगा, ये तो -0 -0। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें चाहो तो आप a को कॉमन ले लो, जो भी है या यहीं पे छोड़ दो। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे रेक्टेंगुलर सरफेस से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। और ध्यान रहो ये रेक्टेंगुलर सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, एक्स बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है ना, इस तरफ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड तो है लेकिन और ज़्यादा होती जा रही है। तो B.A का तो यूज होगा नहीं, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है ना, थर्ड न्यूमेरिकल देखो, XY प्लेन और मेरे पास क्या है, एक डिस्क है। ठीक है, या सर्कल मान लो, ये सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर एरिया। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A,0,0 सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,A,0 है ना। तो ये सर्कुलर एरिया है XY प्लेन में और A रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, A। मतलब ये सर्कल जो है ना, यही सरफेस है XY प्लेन में, सर्कुलर सरफेस है A रेडियस का। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ऐसे करके। और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। B क्या है, B0 r यूनिफॉर्म नहीं है। देखो यूनिट वेक्टर तो k है, मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो B0 r, B0 तो चलो ठीक है डायमेंशनल कांस्टेंट, r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से क्या ये सर्कुलर सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। तो इस सर्कुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो कैसे अप्रोच करोगे इस न्यूमेरिकल को। यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाओ और एक सर्कल मान लो x रेडियस का,
और dx थिकनेस का, थिकनेस क्या है dx वेरी स्मॉल। ये एलिमेंट हो गया ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेडेड। अब देखो ये जो शेडेड एलिमेंट है, ये जो शेडेड एरिया है, इसका एरिया कितना आएगा, वेरी स्मॉल आएगा, 2 पाई एक्स डी एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो डी ए वेक्टर क्या आ गया, 2 पाई एक्स डी एक्स, और कैसे के कैप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी के कैप के लो है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। और यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाओगे, मतलब इस एलिमेंट में ही, शेडेड एलिमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखोगे, बी नॉट, आर की जगह x हो जाएगा, x के कैप, है ना। तो इस शेडेड एलिमेंट से वेरी स्मॉल अमाउंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, डी फाई क्या होगा, बी डॉट डी ए। तो मतलब बी नॉट एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स, मतलब 2 पाई बी नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरे को तो पूरे सर्कुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेट कर दो ना दोनों तरफ, 2 पाई बी नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो x कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके a। जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो x 0 होगा, एलिमेंट की जो रेडियस है x वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए a। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ये मेरा पूरा सरफेस कवर हो गया ना, सर्कुलर सरफेस, तो x 0 से a। तो फाई कितना आ जाएगा, 2 पाई बी नॉट, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 होता है, x की लिमिट्स क्या है 0 से a। तो 2 पाई बी नॉट बाई 3 a क्यूब, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, और भी अच्छा न्यूमेरिकल है। 4th न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मेरे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, कितना करंट फ्लो कर रहा है I, ऊपर भी बहुत ऊपर तक है, नीचे भी बहुत नीचे तक है, ठीक है। इसके सामने एक रेक्टेंगुलर एरिया है या रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। ए लेंथ मान लो और बी क्या है, ब्रेड्थ, कुछ भी मान लो, ये लेंथ मान लो या ये ब्रेड्थ मान लो, ठीक है। और कितनी दूर है इससे, ये d डिस्टेंस दूर, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से कितना दूर, d डिस्टेंस दूर, या ये रेक्टेंगुलर सरफेस। तो देखो इस रेक्टेंगुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, फाई, वो निकालना है। अब इसको अप्रोच कैसे करें, तो देखो क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, नहीं। तो देखो ये बात तो पक्की है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगी, लेकिन क्या यूनिफॉर्म होगी, नहीं होगी। दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो है नहीं है रेक्टेंगुलर सरफेस। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जरूर है, लेकिन दूर जाते जाओगे वायर से वो कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन वाला रूल फॉलो होगा ना। तो डायरेक्ट बी डॉट ए से तो तब निकलता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कोई भी सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो।
ये तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से x डिस्टेंस दूर जाओ और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान लो, कितनी ब्रेड्थ की, dx ब्रेड्थ की, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, वेरी स्मॉल d फाई, कितना, b डॉट da कर दो। यहां से x डिस्टेंस दूर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कितनी आएगी इस वायर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रिप का एरिया बी डी एक्स, बी इंटू में डी एक्स, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी ना, इंटू में कोस 0,1, क्योंकि एरिया वेक्टर बी डी एक्स डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड, तो कोस 0,1, ठीक है। अब मेरे को तो पूरी रेक्टेंगुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो निकालना है। ये तो स्ट्रिप से आया है लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी स्मॉल, तो पूरी रेक्टेंगुलर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो कैसे निकालोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, देखो जब ये स्ट्रिप यहाँ पे आएगी तो x कितना हो जाएगा a, ये स्ट्रिप चलती चलती यहाँ पे पहुँच गई, x बढ़ता बढ़ता कितना हो गया d प्लस a, तो लोअर लिमिट d, देखो ये स्ट्रिप जब यहाँ पे आएगी तो x कितना होगा d, ये स्ट्रिप चलती चलती यहाँ पे पहुँचेगी तो x कितना हो जाएगा d प्लस a। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप मेरी पूरी कवर होगी ना रेक्टेंगुलर सरफेस, ये स्ट्रिप यहाँ पे x कितना d, स्ट्रिप चलती चलती यहाँ पे पहुंच गई, x कितना हो गया बढ़ता बढ़ता d प्लस a, है ना। अब तो बस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बाकी है, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, log d प्लस ए माइनस log d। अब log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो, तो टोटल या नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस रेक्टेंगुलर सरफेस ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई log d प्लस ए बाय में d, ठीक है। log की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए log x माइनस log y क्या होता है log x बाय y, ठीक है। log की प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब देखो लास्ट न्यूमेरिकल, आज का फाइनल न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, वही इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, ऊपर नीचे बहुत लंबी वायर, ठीक है। और इसके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रखी हुई है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल सरफेस, साइड लेंथ कितनी a, ठीक है ना। और इससे कितनी दूर रखी हुई है, a डिस्टेंस दूरी रखी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल सरफेस। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री। तो देखो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरफ परपेंडिकुलर डाउनवर्ड,
लेकिन दूर जाते जाओगे वो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, है ना। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी ना, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? फाई, वो बताना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो है नहीं, तो बी डॉट ए डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते। तो क्या करना होगा आपको, यहां से x डिस्टेंस दूर जाओगे, वायर से कितना डिस्टेंस दूर? x, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगी? dx, क्या हो जाएगी ये? मतलब एक स्ट्रिप मानोगे यहां से x डिस्टेंस दूर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी ना लगभग लगभग। ये कितनी ब्रेड्थ की? dx, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? dx, वेरी स्मॉल। अब इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? वेरी स्मॉल। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से d फाई, वेरी स्मॉल होगा ना, d फाई मतलब वेरी स्मॉल। अब इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा d फाई इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से, वो निकाल लो और इंटीग्रेट कर देना, तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मतलब तो असली यही है ना, असली बात तो यही है। इससे d फाई कैसे निकालें? तो देखो ये पूरा एंगल 60 है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पूरा 60, ये 30 डिग्री, तो नीचे वाला भी 30 डिग्री। मान लो ये हाइट कितनी हो जाएगी? y, तो ऑटोमेटिकली ये भी y होनी है, ये भी कितनी होगी? y, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, tan 30 1/√3 होता है, सबको पता है। तो वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना? y, और बाय में बेस कितना? ये कितना होगा? ये पूरा तो x है और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस a, ठीक है ना। तो y कितना आ गया यहां से? x माइनस a बाय में √3, ठीक है, सही है। अब देखो इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा? वेरी स्मॉल, dA, स्ट्रिप का एरिया। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ कर दो, लेंथ क्या हो जाएगी? 2y, और ब्रेड्थ है dx, तो 2y dx, और y कितना है अपना? x माइनस a बाय में √3, और इंटू में dx, 2y dx, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया होगा ना, वेरी स्मॉल dA। अब यहाँ से x डिस्टेंस दूर है ना, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वायर से कितनी डिस्टेंस दूर? x डिस्टेंस दूर। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड कितनी आएगी इस वायर की वजह से? μ0I/2πx। तो d फाई क्या हो जाएगा? b डॉट dA। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिप में कितनी? μ0I/2πx इंटू में एरिया dA, स्ट्रिप का एरिया 2 इंटू में x माइनस a बाय में √3 dx इंटू में cos 01। स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड इतनी, स्ट्रिप का एरिया इतना, और एरिया वेक्टर भी तो डाउनवर्ड लेना होगा ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो cos 01, ठीक है ना। अब मुझे तो इस पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो चाहिए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, फाई आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया μ0I/π√3, ठीक है ना, x माइनस a बाय में x dx, और इंटीग्रेशन x की लिमिट्स क्या होंगी? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखो जब ये
रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ पे होगी तो x कितना होगा a। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप चलती चलती यहाँ पे पहुँच जाएगी तो देखो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस कवर हो गया, तो यहाँ पे पहुँच जाएगी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे, तो x क्या हो जाएगा a प्लस दिस। तो स्ट्रिप जब यहाँ पे होगी तो x क्या होगा a, लोअर लिमिट तो a होगी, अपर लिमिट मतलब जब ये स्ट्रिप चलती चलती यहाँ पे पहुँच जाएगी तो x ये हो जाएगा ना a प्लस दिस, a प्लस दिस, a प्लस दिस। अब ये क्या होगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, तो ये निकालना ना, ये क्या करोगे tan 60, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan 60 क्या होता है √3। दिस परपेंडिकुलर, मान लो ये परपेंडिकुलर आएगा, मान लो y नोट, मान लो ये दूरी क्या आएगी y नोट। दिस परपेंडिकुलर बाई में दिस बेस, ये कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा ना, ये कितना a/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया, सही है। तो ये y नोट ये कितना आ गया √3a/2, तो a प्लस √3a/2, तो a को कॉमन ले लो, 1 प्लस √3/2, और यहाँ पे भी x/x 1 हो जाएगा और माइनस a/x, तो 1 माइनस a/x। बस अब इंटीग्रेशन सोल्व करना बाकी है और कुछ नहीं बाकी। μ0I/π√3, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और माइनस a, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है ना। लोअर लिमिट a, अपर लिमिट a इंटू में 1 प्लस √3/2, तो देखो फाई क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो बस, x की जगह क्या पुट करो a इंटू में 1 प्लस √3/2 माइनस a log, किसका log a इंटू में 1 प्लस √3/2, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट बना लो ये, ठीक है ना, ये तो अपर लिमिट होगी और माइनस लोअर लिमिट, x को a पुट करो प्लस a log a, ठीक है ना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा फाइनली फाई μ0I अपॉन में √3a/2 माइनस a log 2 प्लस √3/2, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये आना चाहिए। 1 प्लस √3/2 क्या है, 2 प्लस √3/2 लिख सकते हो इसको, 2 प्लस √3/2, ठीक है। तो देख लो यही आएगा, ये वही आएगा, μ0I अपॉन में √3π है, बिल्कुल है। अब एक चीज़ देखो, a माइनस a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा a √3/2, देखो a √3/2 है, और क्या बचा माइनस a log ऑफ दिस प्लस a log है ना। तो इसमें a कॉमन लेना है, इसमें और इसमें a कॉमन लेना है एक बार, तो log a माइनस log दिस आएगा, और log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो, तो log a बाय में a इंटू में 2 प्लस √3/2,
ठीक है, तो ए से ए कैंसल, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, ए इंटू में लॉग 2 बाय में 2 प्लस √3, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, वो क्या बनेगा, ए लॉग 2 बाय 2 प्लस √3। तो ये तो आ चुका था, प्लस दिस आएगा, तो प्लस ए इंटू में लॉग 2 बाय 2 प्लस √3, वही तो है माइनस ए इंटू में लॉग 2 प्लस √3 बाय 2, क्योंकि जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा ना, 2 प्लस √3 बाय 2 बन गया ये। तो देखो ये और ये दोनों टर्म सेम है ना, तो कुल मिला के ये यही आएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी, और वो क्या होगी, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।